हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। मैं योगिता सिंह, ये पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, आज हम आगे के चैप्टर इसमें कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर आपका चल रहा था समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें हमने बांग्लादेश के लोकतंत्र के बारे में और पाकिस्तान में सेना शासन लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पे कैसी कैसी समस्याएं आई। तो आज हम जो है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेपाल जो है अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टी और आम जनता ज़्यादा खुले उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की एक राह अवरुद्ध हो गई। लोकतंत्र नहीं बन पाया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत ही छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपने प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना लोकतांत्रिक समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद को जो है भंग कर दिया था और सरकार को गिरा दिया था। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी जो है राजा ने जो है वो ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुआ। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। फिर उसके बाद अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। जिसे संसद को जो है 2002 में भंग कर दिया गया था, फिर उसे बहाल किया गया। उसे मतलब जो है अधिकार दिए गए। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के महागठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल सी हो गई। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूह ने संघर्ष की राह छेड़ने की बात मान ली थी। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। 7 दिनों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की और सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर काफ़ी शंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक राज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान जो है वो अपनाया था। तो ये चीज़ 2 अंडरलाइन कर लेंगे कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ और संविधान कब अपनाया गया। तो ये दोनों चीज़ जो आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष की। देखिए, श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका में एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा था आज़ादी के बाद में। यह चुनौती ना तो सेना की थी ना ही राजतंत्र की। श्रीलंका में था जातीय संघर्ष जो सिंगली और तमिलों के बीच में था। आपने ये उसमें भी पढ़ा था क्लास 10th में। आज़ादी के बाद से श्रीलंका उन दिनों सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिलोन। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय का जो है दबदबा था और ये लोग जो है भारत छोड़कर श्रीलंका दबदबा रहा है। ये लोग जो है भारत छोड़कर श्रीलंका आकर एक बहुत बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थे। ये जो सबसे ज़्यादा जो है श्रीलंका में लोग रहते थे सिंगली लोग, और वो किसके खिलाफ थे? तमिलों के खिलाफ थे, क्योंकि जो तमिल थे वो भारत से आए हुए लोग थे, श्रमिक लोग थे। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों का ही है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव में एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद उग्र तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसे इलम बोलते लिटे, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का जो है पूरा नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी हुई है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार के समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की गई है।
लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में जो है दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। श्रीलंका ने संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे सेकंडवेई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। एट लास्ट क्या हुआ कि सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया जो तमिलों ने बनाया हुआ था। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्ण नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देश को सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। आप ये चीज़ अंडरलाइन कर लेंगे। गृह युद्ध से गुजरने के बाद भी कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रहा है। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जो जीडीपी रहा है वो इसका ज़्यादा अच्छा रहा है। श्रीलंका का अंदरूनी संघर्ष के जज्बातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को भी ये कायम कर रखा था। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष शुरू से ही रहा है। आइए हम घरेलू राजनीति के दायरे में बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक ऐसे दायरे पर नज़र डालें जहां संघर्ष हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ ये नहीं था कि इलाके में संघर्ष और तनाव जो है ख़त्म हो गए हैं। हम आंतरिक लोकतंत्र या जाति संघर्ष के मसलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की भी है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के बाद दोनों देश जो है कश्मीर के मसले पर हमेशा लड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत पाकिस्तान के बीच में 1947-48 था 65 के युद्ध से इस मसले का समाधान आज तक नहीं हुआ है। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, दूसरा हिस्सा भारत जम्मू प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा रहा और सामरिक मसलों में जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पर हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रही है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियारों ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाली मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच में हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण कर लिया। 1998 में भारत ने पोखरण में और उसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से मतलब एक जो देश आपस में एक दूसरे को डरा रहे थे परमाणु परीक्षण से, इसके बाद से ऐसा लगता था कि भारत पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका जो है वो कम हो गई है। लेकिन दोनों देशों की सरकार लगातार एक दूसरे के वो संदेह की नज़र से देखती है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप यह है कि वह कश्मीर उग्रवादियों का हथियार प्रशिक्षण और धन देता है और भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये आज तक भी जो इनके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है पाकिस्तान के ऊपर। भारत सरकार का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1995 की अवधि में इन 10 साल के अंदर में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार की ओर उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान पर समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है पाकिस्तान भारत पर। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे पर भी काफ़ी बार तनातनी हुई है। 1960 तक दोनों के बीच में सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी तीखे विवाद रहे हैं।
संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद भी अब तक भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सर्किल की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर्किल इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों की। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश में नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके में रास्ता देने के बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले पर म्यांमार की बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने की देने जैसे काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं जो बांग्लादेश के साथ में भारत के हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदार के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है और इसके अलावा भारत की सरकार पर चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप हैं। विविधों के बावजूद भारत और बांग्लादेश में कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 सालों में अगर हम बात करें तो आर्थिक संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा रहा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात की है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने इन परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बरतकर सहयोग के दायरे में बढ़ावा मिले। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देशों के बीच एक संधि है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच में अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर जो है भारत पाकिस्तान ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलनों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार है। तो नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पनबिजली पर आँख गड़ाए हुए हैं। चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विवादों के बावजूद दोनों देश हैं वो व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन एंड बिजली उत्पादन और जल प्रबंध ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली में दोनों देशों के भी संबंध के हैं और मजबूत होने की भी जो है उम्मीद है दोनों के देशों में के बीच में। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव इस द्वीप में जारी जाति संघर्ष को लेकर जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो, उसे मारा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद सरकार द्वारा श्रीलंका के अंदरूनी मामले में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों ने आपस में एक दूसरे के देश में जो मुक्त व्यापार किया है। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद में पुनर्निर्माण कार्यों में भारत ने जो है श्रीलंका की काफ़ी मदद करी, जिससे कि वो एक दूसरे के करीब आए। भारत के भूटान के साथ में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपना काम का संचालन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्ला को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है।
भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के जो संबंध है वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण है और गर्मजोशी से भरे हुए हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने जो है तुरंत कार्रवाई करी और इसकी जो है मदद करी मालदीव की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में जो है काफ़ी मदद करी है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसियों के साथ में भारत को कई समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और यह वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत को अब अक्सर महसूस होता है कि उसके जो पड़ोसी देश हैं उसका बेवजह फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे ये भी डर लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में ही नहीं है, बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच में भी हैं। जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसले पर भी मतभेद रहे हैं। शांति और सहयोग। दक्षिण एशिया के देश जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये देश एक दूसरे के सिर्फ लड़ते रहते हैं या अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं, जिसमें आपका दक्षिण आता है। इसे बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन, सार्क। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा भूस्तरीय संसाधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षिण के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार साफ्टा पर दस्तखत किए थे। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का बनाने का फ़ायदा था। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो चुके हैं। इस क्षेत्र में शांति सहयोग के लिए नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना रही है कि इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और ये समझौता है 1 जनवरी 2006 में प्रभावी हो गया। और यह जो समझौता है इसका जो लक्ष्य है कि देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सेवा शुल्क को कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यवसाय उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर जो है वो असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा होगा। क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर ज़्यादा बेहतरी होगी। तो भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो चुका है। तो बच्चों ये जो है आप ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपको जो है अच्छे से इसको रीड करेंगे। पिक्चर भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर, भारत और पाकिस्तान में से लिए गए 2 कार्टून है। इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले 2 बाहरी खिलाड़ियों की भूमिका की व्याख्या करते हैं। बाहरी खिलाड़ी कौन है? तो जो ऐसी पिक्चरें हैं इनकी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, हर पिक्चर की वीडियो, क्योंकि पिक्चर जो है इसमें से जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की पिक्चर है इसमें कोई भी पिक्चर जो है देखकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों चैप्टर जो आपका ख़त्म हो गया है, आप इस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से 2-3 बार रीड करेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।